हेलो फ्रेंड, तो आज की वीडियो में कवर करने वाले हैं क्लास 11th का आरोह का चैप्टर 5 जिसका नाम है गलता लोहा, जिसके लेखक हैं शेखर जोशी जी। अब हम इस पूरे चैप्टर के पाठ के सार को समझते हैं। मोहन, जो कि पुरोहित बंसीधर जी का पुत्र है, वह लंबा बेट वाला हंसिया लेकर खेत के किनारे उगाई कांटेदार झाड़ियों को काटने के लिए घर से निकला। पुरोहित बंसीधर, जो इनके मोहन के पिता हैं, वह बहुत ही निष्ठावान व संयमी व्यक्ति थे, परंतु अब बुढ़ापे में उतना कठिन श्रम व व्रत उपवास नहीं कर पाते थे। आज उन्हें किसी गणनाथ में चंद्रदत्त नामक यजमान के यहाँ पर रुद्री पाठ कराना था, परंतु 2 मील की सीधी चढ़ाई के कारण उनके घर जाना बंसीधर जी के बस की बात नहीं थी। मोहन इन सभी बातों को समझता था, लेकिन इस तरह के अनुष्ठानों का उसे कोई अभ्यास नहीं था। मोहन को लगा कि अब हंसिया की धार काम करने योग्य नहीं रही। मोहन के स्कूल में साथ पढ़ने वाले मित्र धनराम की रास्ते में लोहे की दुकान थी। वह उस दुकान पर हंसिए की धार तेज करवाने के लिए गया और कनस्तर पर बैठ गया। वहीं बैठे बैठे उसकी कारीगरी को पारखी नज़रों से देख रहा था। मतलब कोई चीज़ को परखना, उसको कहते हैं पारखी नज़रों से देख रहा था। मोहन व धनराम अपने बचपन को याद करते हुए विद्यालय समय, मतलब विद्यालय में जब वो पढ़ते थे, समय में हुई शैतानियाँ, कहानियाँ, मास्टरों की बातों में खो गए। मोहन ने घनश्याम से पूछा, मास्टर त्रिलोक सिंह जो अब गुजर चुके होंगे? घनश्याम ने कहा, हाँ, पिछले वर्ष ही गुजर गए। आखिरी दम तक उनकी छड़ी का डर रहता था। दोनों विद्यालय की बातों में लग गए। मास्टर जी आवाज़ देकर अवश्य पूछते थे, मोहन नहीं आया आज? मोहन मास्टर जी का चहेता शिष्य था। मास्टर ने उसे पूरे स्कूल का मॉनिटर बना रखा था। वहीं सुबह सुबह से हे प्रभु अन्नदाता ज्ञान हमको दीजिए का पहला स्वर उठाकर प्रार्थना शुरू करता था। कक्षा में किसी भी छात्र का कोई भी सवाल ना बनने पर वे मोहन से पूछते थे और उनका अनुमान सही निकलता था। विद्यालय के कमज़ोर छात्रों को दंड देने का भार भी उन्होंने मोहन पर डाल रखा था। वे आदेश देते थे, पकड़ इसका कान और लगवा इससे 10 उठक बैठक। धनराम भी उनके उन छात्रों में से था जिसने मास्टर त्रिलोक सिंह के आदेश पर अपने मित्र मोहन के हाथों कई बार स्टेक खाए थे और अपने कान भी खिंचवाए थे। फिर भी धनराम मोहन से प्रेम करता था। मास्टर त्रिलोक सिंह हमेशा कहते थे कि एक दिन मोहन बड़ा आदमी बनकर स्कूल का और उसका नाम ऊंचा करेगा। धनराम केवल 3री कक्षा तक ही पढ़ पाया। एक दिन धनराम को 13 का पहाड़ा ना सुनाने के कारण छड़ी से मार खानी पड़ी थी। जब छुट्टी के समय तक 13 का पहाड़ा याद ना हुआ तो मास्टर साहब ने उसे कहा, तेरे दिमाग में तो लोहा भरा है, विद्या का ताप कहाँ से लाएगा इसमें? धनराम जब हाथ पैर चलाने लायक हुआ ही था तो उसके पिता गंगाराम ने उसे लोहे का काम सिखाना प्रारंभ कर दिया था। एक दिन अचानक गंगाराम चल बसे तो धनराम ने सहज भाव से उनकी विरासत संभाल ली, मतलब उनकी दुकान संभाल ली। प्राइमरी स्कूल की सीमा लांघते ही मोहन ने छात्रवृत्ति प्राप्त कर त्रिलोक सिंह मास्टर की भविष्यवाणी को किसी हद तक सिद्ध कर दिया। तो बंसीधर तिवारी का हौसला भी बढ़ गया। वे भी अपने पुत्र को पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनाने का सपना देखने लगे। उनकी हार्दिक इच्छा थी कि मोहन पढ़ लिख कर वंश का दारिद्र्य मिटा दे, यानी गरीबी मिटा दे। आगे की पढ़ाई के लिए जो स्कूल था वह गांव से 4 मील की दूरी पर था तथा रास्ते में एक नदी पड़ती थी। फिर भी बंसीधर ने हिम्मत नहीं हारी और लड़के का नाम स्कूल में लिखा दिया। मोहन लंबा रास्ता तय कर कर स्कूल जाता था और छुट्टी के बाद थका मांदा घर लौटता। वर्षा के दिनों में नदी पार करने की कठिनाई को देखते हुए बंसीधर ने नदी पार के गांव में एक यजमान के घर पर मोहन का डेरा तय कर दिया। जब मोहन घर लौट रहा था तो नदी पार करते समय नदी का पानी बढ़ गया। बड़ी कठिनाइयों से वह सकुशल घर पहुंचा। इस घटना के बाद बंसीधर घबरा गए और बच्चे के भविष्य को लेकर चिंतित रहने लगे। बिरादरी के
एक संपन्न परिवार का युवक रमेश उन दिनों लखनऊ से छुट्टियों में गांव आया था। बातों बातों में बंसीधर ने मोहन की पढ़ाई के संबंध में उससे अपनी चिंता व्यक्त की। तो उसने न केवल अपनी सहानुभूति जतलाई बल्कि उन्हें सुझाव दिया कि वे मोहन को उसके साथ ही लखनऊ भेज दें। घर में जहां 4 प्राणी एक और बढ़ जाने से कोई अंतर नहीं पड़ता। मतलब घर में जहां 4 प्राणी ऑलरेडी हैं उनमें से एक और बढ़ जाएगा तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बल्कि बड़े शहर में रहकर वह अच्छी तरह से पढ़ लिख सकेगा। बंसीधर को जैसे रमेश के रूप में साक्षात भगवान मिल गए हों। वह लखनऊ में मोहन की ज़िंदगी का एक नया अध्याय शुरू हुआ। घर की दोनों महिलाएं जिन्हें वह चाची व भाभी कहता था, वह उनका हाथ बटाने के अतिरिक्त धीरे धीरे वह मोहल्ले के सभी चाचियों और भाभियों के कामकाज में हाथ बटाने का साधन बन गया। रमेश दफ्तर में बड़ा बाबू था। उसके समक्ष मोहन की हैसियत एक घरेलू नौकर की थी। उसका नाम साधारण से स्कूल में लिखवा दिया गया। एकदम नए वातावरण और रात दिन के कामकाज के बोझ के कारण वह गांव का मेधावी छात्र शहर के स्कूल में जीवन में कोई पहचान नहीं बना पाया। मतलब ये गांव का बच्चा जब शहर गया और वहाँ पर उसको इतना काम का लोड हो गया, अब मोहल्ले वाले सब लोग कहने लगे तो हमारा काम करो, तो वह गांव का एक मेधावी छात्र यानी ब्रिलियंट स्टूडेंट शहर में आकर अपनी कोई पहचान नहीं बना पाया। गर्मी की छुट्टियों में कभी कभी उसे गांव में जाने का मौका मिलता। मोहन ने भी परिस्थितियों से समझौता कर लिया था। 8वीं कक्षा की पढ़ाई समाप्त कर छुट्टियों में मोहन अपने गांव आया हुआ था। जब वह छुट्टियों के बाद लखनऊ पहुंचा तो उसने अनुभव किया कि रमेश और उसके परिवार के सभी लोग उसकी आगे पढ़ाई के पक्ष में नहीं हैं। उसको हाथ का काम सिखाने हेतु किसी तकनीकी स्कूल में भर्ती करवा दिया। 2 वर्ष का यह समय बीत गया। मतलब 2 वर्ष की कोई ग्रेजुएशन दिलवाई उसको, जिसमें वह कोई हाथ का काम सीख गया और वह समय भी बीत गया। मोहन नौकरी के लिए चक्कर काटने लगा। जब बंसीधर को वास्तविकता का ज्ञान हुआ तो उन्हें बहुत दुख हुआ। त्रिलोक सिंह मास्टर जी की बातों के साथ साथ बचपन से लेकर अब तक के जीवन के कई प्रसंगों पर मोहन व धनराम बातें करते रहे। धनराम ने मोहन की दराती यानी हंसिया की धार तेज कर दी। मोहन वहीं बैठा रहा मानो उसे जाने की कोई जल्दी ही ना हो। उसका मन कर रहा था कि वह वहीं पर बैठे अपने मित्र से और बातें करे। सामान्य तौर पर ब्राह्मण टोले के लोगों का शिल्पकार टोले में उठना बैठना ही नहीं होता था। मतलब ब्राह्मण लोग होते थे जो, वह लोअर कास्ट के साथ उठना बैठना नहीं होता था उनका। पिछले कुछ वर्षों में शहर में रहने के कारण मोहन गांव की इन मान्यताओं के अपरिचित सा हो गया था। अब वह इन मान्यताओं को भूल चुका था। धनराम लोहे की एक मोटी छड़ को भट्टी में गलाकर गलोई में मोड़ने की कोशिश कर रहा था। अब उसका काम देख रहा था वो कि धनराम क्या कर रहा मोहन। इतने में मोहन ने झट से उसकी मदद करके उसे गोलाकार बना दिया। मोहन का यह हस्तक्षेप इतनी फुर्ती व आकस्मिक ढंग से था, मतलब इतनी तेजी के साथ था कि धनराम को चूक का मौका ही नहीं मिला। वह मोहन को देखता रहा और उसे मोहन की कारीगरी पर इतना आश्चर्य नहीं हुआ जितना पुरोहित खानदान के एक युवक का भट्टी में बैठकर हाथ डालने पर हुआ था। वह संकित दृष्टि से इधर उधर देखता रहा। मोहन संतुष्ट भाव से अपने लोहे के छल्ले को त्रुटिहीन गलोई की जांच कर रहा था। मतलब उसमें कोई गलती नहीं है। वह चेक कर रहा था कि इसमें गोलाई में कोई गलती तो नहीं आई, गोलाई सही है ना, इसकी ओवल शेप में तो नहीं है कोई। उसकी जांच कर रहा था। उसकी आंखों में एक सर्जक की चमक थी और जिसमें ना स्पर्धा थी और ना ही किसी प्रकार की हार जीत का भाव। मतलब उसमें कोई कंपटीशन भी नहीं था और ना उसको कोई हार जीत जैसा फीलिंग हो रही थी। फ्रेंड्स, यदि यह चैप्टर
आपको समझ में आया हो, आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और इसी तरह की वीडियो पाने के लिए। थैंक यू सो मच।